प्रिय छात्रों, नमस्कार। इंडियन पॉलिटी की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। हम इस सीरीज के माध्यम से इंडियन पॉलिटी के GS2 के IS PCS के यहाँ पर पेपर को कवर करने का प्रयास करेंगे। IS और PCS प्री का इंडियन पॉलिटी का भाग भी हम इसके साथ साथ कवर करते हुए चल रहे हैं। उम्मीद है कि आप हमारे लेक्चर को देख रहे होंगे। अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में भी हमको आप बताते चल सकते हैं। हम यहाँ पर आज जो पिछला लेक्चर हमने पढ़ाया था अनुसूचियाँ और भाग के बारे में, हम उसी के बाद आगे इसमें पढ़ाने चल रहे हैं। आप इस चीज को देखें कि हम यहाँ पर चर्चा करने चल रहे हैं राज्य के बारे में। राज्य जैसे देखिए, पहला तत्व राज्य का है जिसको कि आप कहेंगे भूभाग। दूसरा भाग है जनसंख्या। तीसरा भाग है सरकार और चौथा भाग है आपका संप्रभुता। हमने यहां पर भूभाग के बारे में बताया था कि संविधान का भाग 1 है। ये भाग 1, संविधान के भाग 1 में हमने ये बताया था कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र इसमें दिया गया है। दूसरे में जनसंख्या के अंतर्गत आप देखें संविधान के भाग 2 अर्थात नागरिकता से लेकर के भाग 4 कहां तक इसमें है। भाग 2 अर्थात नागरिकता से लेकर के जिसको कि हम कहें भाग 4 का यानी मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य तक का भाग इसमें सम्मिलित है पूरा का पूरा। इसमें देखिए जनसंख्या के बारे में बताया गया है, जिसमें कि भाग 2, उसके बाद भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, ये सारा का सारा इसके अंतर्गत है। इसके बाद आप देखते हैं सरकार की बात अगर हम करें, सरकार में क्या है। पहली चीज, एक चीज आप यहां पर देखें, संघ सरकार और राज्य सरकार। संघ का भाग 5 है और राज्यों का भाग 6 है। यह संविधान में भागों की बात यहां पर इस रूप में कही गई है। भाग 5 में संघ के बारे में दिया गया है, भाग 6 में राज्य ke बारे में दिया गया है। फिर उसी के बाद आप अगली चीज देखें कि इसी संदर्भ में भाग 7 है। भाग 7 देखिए, भाग 7 पहले संविधान में हुआ करता था कि जिसमें एक चीज और संविधान में थी कि देशी राज्यों की जो सम्मेलन हुआ था उसको भाग खा के राज्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। वही भाग खा इसमें सम्मिलित था, लेकिन भाग खा को हटा दिया गया। लेकिन ये भाग 7 अपनी जगह पर यथावत बना रहा, लेकिन और चीजें इसके सम्मिलित तत्व गायब कर दिए गए। लेकिन भाग 7 अपने स्थान पर वैसे रखा गया है, लेकिन इसमें भाग खा के राज्य पहले थे, अब कुछ नहीं है। अब उसके बाद देखिए अगली चीज यहां पर करते हैं हम, भाग 8। यहां पर है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र आप यहां पर देखिए, संघ राज्य क्षेत्र से मतलब यह है जिसको कि आप अंग्रेजी में कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी संघ राज्य क्षेत्र में क्या क्या चीज सम्मिलित है। जो राज्य का भाग नहीं है वह संघ राज्य क्षेत्र है।
जैसे आप यहाँ पर जानते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इस प्रकार से राज्य हैं, लेकिन आप यहाँ पर जानते हैं कि जैसे लद्दाख हुआ, दिल्ली हुआ, पांडिचेरी हुआ, चंडीगढ़ हुआ, ये सारे के सारे संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि अगला चीज इसी सरकार के भाग के अंतर्गत आएगा, भाग 9। भाग 9 में क्या चीज दिया गया है? पंचायतें। भाग 9 में पंचायतें। अब भाग 9 के साथ साथ अगला भाग है भाग 9 का, में हम यहां पर दिया गया है नगर पालिका, यानी शहरी निकाय की बात। नगर पालिका। उसके बाद आप अगली चीज देखें, भाग 9 खा। भाग 9 खा में दिया गया है जिसको कहें सहकारी समितियां। अब यहां पर देखिए ये क्या चीज है। अब यहीं पर आपको हम बताते हैं कि एक चीज यहां पर आप यहीं पर समझिए कि संघ के साथ यहां पर जुड़ा हुआ है क्या चीज? संघ के साथ जुड़ा हुआ है आपका संघ राज्य क्षेत्र। इसी के अभिन्न भाग के रूप में यहां पर है संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी चीज देखिए, राज्यों के अंतर्गत जुड़ा हुआ है पंचायतें। राज्यों के अंतर्गत जो जुड़ाव है वो पंचायतें। पंचायतों पहली चीज, और दूसरी चीज है जिसको यहां पर देखें कि सहकारी पंचायतें, नगर पालिका, और तीसरी चीज है कि सहकारी समितियां। सहकारी पंचायतें, नगर पालिका और सहकारी समितियां, ये तीनों चीजें राज्य के भीतर है और राज्य को ही अधिकार है कि इसके बारे में विधि बनाने का और इनको अधिकार देने का। यहां पर देखिए कि जो पंचायतें हैं, नगर पालिका है, सहकारी समितियां, संविधान में इनको रखा गया है, इनकी व्यवस्था बताई गई है, इनका ढांचा बताया गया है, लेकिन ये ढांचा किस प्रकार से निर्मित होगा, ढांचे का स्वरूप क्या होगा, इसका इलेक्शन कैसे होगा, और ये सारा का सारा काम राज्यों को करना है। राज्य विधायिका विधि बना करके राज्य के अनुरूप इसके लिए व्यवस्था करती है। तो इस प्रकार से आप देखिए ये तीनों चीजें, ये तीनों राज्यों से जुड़ी हुई चीजें, और राज्यों में ही इनकी सारी के सारी व्यवस्था राज्यों के द्वारा, राज्यों के द्वारा ही इनकी व्यवस्था स्थापित की जाती है। लेकिन कैसे? संविधान की सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए। संविधान की सीमाएं यहां भाग 9 का, भाग 9 का और 9 खा में निर्धारित कर दी गई हैं। इसके बाद हम अगली चीज करते हैं जो कि भाग 10 में है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है। इसके अंतर्गत दो चीजें हैं, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के से क्या मतलब हमारा? वो क्षेत्र जो अनुसूचियों के अंतर्गत रखे जाए, अनुसूची जिसके लिए बनाई जाए, उसके लिए कहा गया अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। यहां पर देखिए, ये ध्यान रखिए कि अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत
कौन कौन से राज्यों को रखा गया है। यहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र, और इस क्षेत्र के लिए जैसे हम कहें अनुसूचित क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र को, जैसे मान लीजिए कोई भी क्षेत्र आपके आसपास का हो, अगर संघ सरकार चाहती है तो उसको अनुसूचित क्षेत्र की सूची में डाल सकती है, और अनुसूचित क्षेत्र के लिए एक विशेष उपबंध होता है। उसी प्रकार से जनजातीय क्षेत्र जो पहले से निर्धारित हैं, कुछ क्षेत्र और किसी भी क्षेत्र को घोषित किया जा सकता है। यह संविधान के भाग 10 में इस प्रकार की व्यवस्था है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संविधान के भाग 10 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगली चीज हमारे पास आती है संविधान के भाग। इतनी चीजों के लिए आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगली चीज आती है संविधान का भाग 11। संविधान के भाग 11 के बारे में हम अगर कहें, संघ और राज्यों के बीच का, अब ये देखिए पूरा का पूरा ये सरकार हो गया ये। अब यहां पर देखिए अगली चीज जो हम सरकार के बारे में आते हैं, संघ और राज्यों के बीच का संबंध संघ और राज्यों के बीच के संबंध के बारे में हम क्या कहें। संघ और राज्यों के बीच के संबंध में आप देखिए भाग 11 में विधायी और प्रशासनिक संबंधों की बात कही गई है। यहां पर विधायी और प्रशासनिक संबंधों की बात, की बात कही गई है। उसके बाद आप देखते हैं भाग 12 में हमारे पास जो संबंध की बात कही गई है, वित्तीय संबंध की बात। दो चीजों की बात देखिए, विधायी संबंध, यहां पर फिर हम आते हैं वित्तीय संबंध की बात कही गई है। अब इसके बाद देखिए अगला इसके बाद का भाग है जिसको कि हम कहते हैं भाग 13। भाग 13 में राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात यहां पर चर्चा हो रही है भाग 13 में। अब यहां पर देखिए भाग 14 जो है, जिसको के लिए हम भाग 14 की बात करें, इसको मिटा कर कभी दें। भाग 14 में यहां पर जो चर्चा की गई है वो ये है भाग 14 में राज्य के अंतर्गत जो सेवाएं हैं विभिन्न प्रकार की, उसकी चर्चा की गई है। यहां पर देखें संघ और भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन, जैसे देखते हैं कि आपका लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है या सम्मिलित लोक सेवा आयोग है, उन सब की संरचना इसी के अंतर्गत की गई है। आप एक चीज और भी जानिए कि जैसे अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें कि ISPCS आता है,
उस सब की व्यवस्था भी इसी के अंतर्गत की गई है भाग 14। अब इसी के बाद देखिए भाग 14 का एक चीज और जोड़ा गया, भाग 14 का अधिकरण। भाग 14 का में है अधिकरण। अधिकरण का मतलब होता है ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल जो है इसके अंतर्गत आप यहां पर देखें, ट्रिब्यूनल की स्थापना यहां पर भाग 14 का में हुई। उसके बाद आप भाग 14 का ट्रिब्यूनल। अब भाग 15 में देखिए निर्वाचन। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के अंतर्गत कौन से वर्ग आते हैं, जैसे कि देखिए एससी, एसटी, ओबीसी, और उसके साथ साथ जो एंग्लो इंडियन है, इनके लिए जो है यहां पर कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं संविधान में, वो भाग 16 के अंतर्गत है। इसके बाद फिर आप देखिए भाग 17 की बात करें तो भाग 17 में राजभाषा आती है। अब हम यहां पर चर्चा करना चाहेंगे कि इस चीज को आप यहां पर देखें कि जो यहां पर है, जैसे कि देखिए सरकार हुई, भाग 10 तक तो सरकार आई। अब भाग 10 तक सरकार आई, भाग उसके बाद आपने देखा 11-12 सरकार के दोनों अंगों के संबंध के बाद में आया। 13 का मतलब ये हुआ, 13 से ये है कि उसका जो कार्य संचालन हो रहा है, संचालन के लिए जो सहायक है विभिन्न प्रकार के, या सरकार के निर्माण में या सरकार के सहयोग में कार्य करने वाले उन संस्थाओं का, उन व्यवस्थाओं का उल्लेख संविधान में किया गया है। जैसे कि आप यहां पर देखें, जब भाग 13 में हम कहते हैं व्यापार, वाणिज्य और समागम, इसकी बात, तो ये भाग हमने 11-12 की चर्चा कर ही दी, इसमें व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात कही गई है। भाग 14 में देखते हैं कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, सारा का सारा प्रशासन, जैसे कि आईएएस और पीसीएस अधिकारी चलाते हैं, उनको चुनने वाले जो लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग हैं, उनके बारे में यहां पर चर्चा की गई है। जब भाग 14 में आते हैं तो अधिकरण की बात कही गई है। अधिकरण का मतलब ट्रिब्यूनल, किस प्रकार के ट्रिब्यूनल होते हैं, जैसे मान लीजिए इन सेवाओं के संदर्भ में कोई दिक्कत आती है, जिस वजह से कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सैट, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये सब इसी अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल के अंतर्गत आते हैं। इन सेवाओं के संदर्भ में कोई दिक्कत आती है, या उस सेवा के लिए कोई अभ्यर्थी है, या मान लीजिए किसी का सिलेक्शन हो गया है, अगर उसको उसमें कोई विवाद आता है तो ये सुनवाई करता है जो अधिकरण होता है। अब उसके बाद देखिए ये सरकार बनेगी कैसे। यहां पर देखिए भाग 5 और 6 के जो यहां पर विभिन्न अधिकारी हैं, उनके निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग इत्यादि की व्यवस्था निर्वाचन के लिए की गई है। इसी के बाद देखिए कि जब हम बात कर रहे थे जनसंख्या की बात, भाग 16 में देखें ये जनसंख्या का कुछ वर्ग है जिसके लिए कुछ विशेष उपबंध किया गया है, वो यहां पर फिर दोबारा इसको रखा गया है। ठीक है, अब ये सारी की सारी व्यवस्था किस प्रकार चलेगी, उसके लिए भाग 17 की बात हम करते हैं। भाग 17 के अंतर्गत राजभाषा की बात कही गई है। भाग 17 के अंतर्गत राजभाषा की बात।
फिर उसके बाद देखिए भाग 17 राजभाषा। राजभाषा के अंतर्गत आप यहां पर देखें राजकाज के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी, हमारे न्यायालयों में कौन सी भाषा प्रयोग होगी, संसद में कौन सी भाषा प्रयोग होगी, विधायिकाओं में कौन सी भाषा प्रयोग होगी, इन सब चीजों की चर्चा जो है इसके अंतर्गत की गई है। अब राजभाषा के बाद अगली चीज जो हमारा आता है जिसको कि हम कहें भाग 18। ये आपात उपबंध। भाग 18 में आपात उपबंधों की बात कही गई है। आपात उपबंध आप जानते हैं 3 प्रकार का, एक राष्ट्रीय आपात जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगता है, दूसरा जो है राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगता है, तीसरा जिसको कि कहते हैं वित्तीय आपात वो लगता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। उसकी व्यवस्था यहाँ पर सारी की सारी हमने यहाँ पर की गई है। अनुच्छेद उसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं कि जो भाग 19 है, इसके बाद भाग 19 ये प्रकीर्ण है। प्रकीर्ण का मतलब होता है मिसलेनियस, यानी विभिन्न चीजें जो है इसके अंतर्गत सम्मिलित की गई हैं, विभिन्न संदर्भों की बात, विभिन्न परिभाषाओं को, ये सब चीज भाग 19 में रखा गया है। इसके बाद आप जानते हैं अगला भाग है भाग 20। भाग 20 में है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की क्या चीज, संविधान संशोधन की इसके अंतर्गत प्रक्रिया बताई गई है। ये अनुच्छेद 368 है, केवल एक ही अनुच्छेद इस भाग के अंतर्गत रखा गया है। संविधान संशोधन की यहां पर प्रक्रिया बताई गई है। और उसके बाद अगला चीज जो आपका आता है जिसको कहते हैं भाग 21 अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंधों की बात कही गई है। अस्थायी, संक्रमणकालीन और कुछ विशेष उपबंध की बात कही गई है। भाग 21 जिसमें यह कहा गया है अस्थायी, संक्रमणकालीन अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ये 3 चीजें आता है। उसके बाद लास्ट में आते हैं जिसको कहते हैं भाग 22। भाग 22 में संविधान का नाम, संक्षिप्त नाम, लागू होना, ये सब चीजें दी गई हैं। का नाम, लागू होना आदि। ये सब चीजें इसमें दी गई हैं। हमने देखिए 17, 18, 19, 20, 21, 22 यहां पर बात की। अब अगर आप इन सब चीजों को देखें तो आपको एक किनारे से दिखाई पड़ेगा कि जैसे हमने बताया कि संविधान का भाग 1 क्या चीज था, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता, मौलिक कर्तव्य तक। उसके बाद देखिए 2 चीजों पे, तीसरी सरकार की बात आ गई। सरकार के लिए हमने एक बात और भी यहां पर चर्चा की कि संघ राज्य संबंध। भाग यहां पर देखिए भाग 11 और 12 ये संघ राज्य संबंध है। भाग 13 क्या चीज था जो हमने बताया था आपको कि
भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर क्या चीज था? एक चीज हमने बताया था व्यापार और वाणिज्य, और दूसरी चीज समागम की। भाग 14 में जब आप आते हैं तो आपको क्या चीज दिखाई पड़ता है? संघ और राज्य के भीतर सेवाएं। 14 क्या है? अधिकरण। इस प्रकार से आप देखते जा रहे हैं, ये पूरा का पूरा हमने एक चीज यहाँ पर चर्चा की हम लोगों ने, और ये सीखा कि किस प्रकार से संविधान के विभिन्न भाग हैं। अब भाग के बाद हम अगली चीज यहाँ पर अनुसूचियों की चर्चा करते चलते हैं। अनुसूचियां इन्हीं भागों से संबंधित हैं। देखिए, अनुसूचियों की चर्चा अगर हम यहाँ पर करें तो अब ये देखिए अगली चीज, चौथा तत्व जो संप्रभुता का है। संप्रभुता क्या है? सरकार के द्वारा ही शक्तियों का प्रयोग किया जाना। किस रूप में? राज्य की शक्तियों का प्रयोग किया जाना। किस रूप में? कि राज्य के भूभाग के भीतर एक सर्वोच्च सत्ता के रूप में, और राज्य के बाहर अपनी स्वतंत्र नीति नियंता के रूप में, अपनी स्वतंत्र नीति संचालक के रूप में। इस प्रकार से संविधान हमारी हर तरीके से जो संप्रभुता और इन सब तत्वों को समाहित करते हुए, आप यहीं पर देखिए, हम ये बताना चाहते हैं यहां पर भी कि देखिए जिस क्रम में राजनीति शास्त्रियों ने राज्य के तत्वों को संरखा है, उसी क्रम में संविधान में भाग बना करके, भाग के रूप में चीजों को समाहित किया गया है कि यह संविधान का स्वरूप क्या होगा। अगली चीज यहां पर देखिए, फिर हम अनुसूचियों की बात करते हैं। यहां पर देखिए अनुसूचियों में क्या क्या चीज है? अनुसूचियों में जैसे आप देखें, अनुसूचियां कुल कितनी है? 12। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। 12 है, यानी आप यहां पर देखें 4 अनुसूचियां बढ़ाई गई। 4 अनुसूचियां कौन कौन सी बढ़ाई गई उसकी भी हम यहां पर चर्चा करते हैं। यहां पर देखिए कि पहली अनुसूची क्या चीज है? प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची क्या है? यहां पर देखिए, प्रथम अनुसूची में आपको सबसे पहले मिलेगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये जो हमने इस भाग की बात की, इस भाग की बात, भाग 1, ये भाग 1 से संबंधित है। जो सारे के सारे राज्य हैं और संघ राज्य क्षेत्र हैं, उनका नाम, उनका क्षेत्र, उनका विस्तार, उनके बारे में और विवरण इस प्रथम अनुसूची में दिया गया है। दूसरी अनुसूची में देखिए वेतन भत्ता। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ करके बाकी सबके वेतन भत्ते इस दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं। अब आपको यहां पर एक चीज ध्यान देने की है कि जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति को जो भी वेतन भत्ता मिलता है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, क्योंकि उसको उपराष्ट्रपति के रूप में 2 काम करने होते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में अगर वास्तव में देखा जाए 2 काम करने होते हैं। क्या काम? एक काम तो ये होता है कि राष्ट्रपति का इस्तीफा स्वीकार करना, एक काम, और दूसरी चीज उस इस्तीफे को सूचित करना, किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। इसके अलावा यह उपराष्ट्रपति के रूप में कोई कार्य नहीं करता है। इसके जो भी कार्य हैं या तो वो राष्ट्रपति के रूप में है या फिर इसके कार्य जो हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में है। इसीलिए जब वह राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तब राष्ट्रपति के लिए जो भी उपलब्धियां होती हैं वो उसको मिलती हैं। जब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है
तो राज्यसभा के सभापति के रूप में उसको जो कुछ भी वेतन होते हैं वो मिलते हैं। अब आप यहीं पर देखें, बाकी मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायमूर्ति या विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री, इन सब के बारे में जो संवैधानिक पदधारी हैं उनके वेतन भत्तों का जिक्र दूसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। अब देखिए तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या कहा गया है? तीसरी अनुसूची शपथ ग्रहण से संबंधित है। सब तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उसके बाद देखें राज्यपाल, तीन को छोड़कर बाकी अन्य प्राधिकारियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है, जिसमें कि आप देखते हैं सांसद हुए, विधायक हुए, मंत्री हुए, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायमूर्ति हुए, ऑडिटर, कंट्रोलर जनरल, मतलब इन सबकी जो है सारे के सारे शपथ ग्रहण तीसरी अनुसूची में बताया गया है। चौथी अनुसूची क्या चीज है? चौथी अनुसूची में आपको एक चीज ये मिलेगी कि जो आप यहां पर देखते हैं कि संघ है, संघ में दो सदन, संघ में आप देखते हैं विधायिका में दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। किसके दो सदन हैं? ये संसद के, ये भाग 5 में ही है संसद के। अब इन दोनों में जैसे आप देखिए, जो ये राज्यसभा के हैं, प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा के कितने सदस्य होंगे उसका उल्लेख चौथी अनुसूची में किया गया है। ठीक है। अब पांचवी अनुसूची की बात अगर करें तो पांचवी अनुसूची में यहां पर देखते हैं कि अलग अलग ये बात कही गई है। पांचवी अनुसूची बड़ी विस्तृत अनुसूची है, पांचवी और छठी अनुसूची, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। यहां पर देखें अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के लिए अगर देखा जाए तो छठी अनुसूची संविधान के भीतर एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राज्य के भीतर राज्य की बात कही गई है। जैसे कि देखें, इसमें आपको एक चीज दिखाई पड़ेगा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पांचवी अनुसूची देखिए। यहां पर असम, मेघालय, नंबर 1 असम, नंबर 2 मेघालय, नंबर 3 त्रिपुरा और नंबर 4 मिजोरम। इनको छोड़कर अन्य जगह के लिए जनजातीय या अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में कैसे शासन चलेगा उसके लिए उपबंध किया गया है। जबकि छठी अनुसूची की बात अगर हम यहां पर करें, फिर हम इसको मिटाते हैं। छठी अनुसूची में यहां पर देखिए, नंबर 1 असम, नंबर 2 मेघालय, नंबर 3 त्रिपुरा, नंबर 4 मिजोरम के संदर्भ, इन राज्यों से संबंधित है यह अनुसूची। इन राज्यों के बारे में यहां पर विशेष व्यवस्था की गई है कि किस प्रकार से इन राज्यों में जो होगा सारा का सारा
अनुसूचित क्षेत्रों का या अनुसूचित जातियों के लिए जो व्यवस्था की गई है कि उनका प्रशासन, उनके लिए व्यवस्था कैसे चलेगी। बल्कि ये देखिए कि छठी अनुसूची एक ऐसी अनुसूची है जिसमें कि एकदम राज्य के भीतर राज्य की बात हम कह सकते हैं। ये व्यवस्था है, राज्य के भीतर जनजातियों के लिए एक राज्य जैसे बनाया जाए उस प्रकार की व्यवस्था ये कर देती है। अब आप इसके साथ साथ अगली चीज की बात देखें कि जब हम यहां पर आते हैं 7वीं अनुसूची, आप देखते हैं कि संघ और राज्य बने। संघ और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है उसकी व्यवस्था जो है 7वीं अनुसूची में की गई है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियों की बात तो यहाँ पर नहीं की गई है। अवशिष्ट शक्तियां तो वो होती हैं जो जिनका इन अनुसूचियों में उल्लेख नहीं है। यहाँ पर शक्तियों का विभाजन यहाँ पर ये दर्शाया गया है। ये 7वीं अनुसूची में इसमें 3 सूचियां हैं। सूची नंबर एक सूची संघ है, नंबर 2 यहां पर राज्य सूची है, नंबर 3 समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची इसमें विषयों को समाहित किया गया है। और यहां पर देखिए इसके बाद हम 8वीं अनुसूची में आते हैं। 8वीं अनुसूची में यहां पर देखिए वो दिए गए हैं कि कौन कौन सी भाषाएं हैं। अभी तक 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वो राज्य के भारत की भाषाओं का उल्लेख किया गया है। यहां पर एक बात जरूर नोटिस रखिएगा कि सबसे पहली भाषा जो इसमें बाद में जोड़ी गई है वो भाषा थी आपकी सिंधी, और इसमें अंग्रेजी नहीं है। 8वीं अनुसूची की भाषा में छोटे एग्जाम में कई बार ये पूछ लेते हैं, इसमें अंग्रेजी सम्मिलित नहीं है और सबसे पहले सिंधी जोड़ी गई है। उसके बाद 9वीं अनुसूची अनुच्छेद आप यहां पर देखिए 31 खा से संबंधित है कि अगर कोई भी चीज 9वीं अनुसूची में डाल दी जाती है तो वह जो होती है न्यायालय के सुनवाई से बाहर हो जाती है। ये आपकी 9वीं अनुसूची में है। ये पहले संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ी गई 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची के बाद फिर उसके बाद आप देखिए कि 10वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची ये दल बदल से संबंधित है कि अगर कोई दल बदलता है तो उसकी सदस्यता किस प्रकार से प्रभावित होगी, ये 10वीं अनुसूची में बात कही गई है। उसके बाद देखें 11वीं अनुसूची। यहां पर जो पंचायतें हैं, पंचायतों के शासन व्यवस्था के बारे में 11वीं अनुसूची में बात कही गई है। और 12वीं और अंतिम अनुसूची है कि जिसके लिए हम चर्चा करते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से जो है नगर पालिकाओं की व्यवस्था के लिए कौन कौन सी विषय हैं जिस पर कि नगर पालिका अपने कार्यों को कर सकती है। छात्रों देखिए, अब यहीं से हम अपना आज का वीडियो समाप्त करना चाहते हैं और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं और चाहते हैं कि जो कुछ भी आपको हमसे चाहिए या पूछना चाहते हैं वो इस कमेंट बॉक्स के द्वारा हमसे पूछें और हमसे यहाँ पर जो कुछ भी चाहे वो पूछ सकते हैं और जो सवाल करना चाहे वो कर सकते हैं। जो समस्या है उसका निदान यहाँ पर किया जाएगा और आपको जो भी सहयोग हो सकता है वो सहयोग किया जाएगा आपकी परीक्षा के संदर्भ में। धन्यवाद।